नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से आपके साथ एक बार उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मेरा देखा होगा कि मैंने 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल्स में आपको बताया था। अब उससे आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है और आज 21 से 50 तक जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि क्वेश्चन में क्या है और क्या पढ़ना है। इससे पहले कि आगे हम बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो 21 नंबर क्वेश्चन है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन दिया है असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो आप लोग को बताता चलूँ दोस्तों कि इसका सही आंसर असम होगा। और साथ ही साथ बताता चलूँ कि कलिंग महोत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। गोलघर पटना में स्थित है, जो बिहार में स्थित है। और नवकलेवर त्यौहार जो है वो उड़ीसा में ही मनाया जाता है। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है दोस्तों अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। तो आपको बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। साथ ही साथ हम लोग जानते चलते हैं दोस्तों कि अंडमान निकोबार में श्री वेट्रीमलाई मुरुगन मंदिर स्थित है। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। एक जानने वाली बात यह है दोस्तों कि लक्षद्वीप मंदिर जो कावरती में स्थित है उसमें एक गणेश की मूर्ति लगी हुई है, स्थापित की गई है, जिसे मुस्लिम सैनिक चेरिया कोया ने स्थापित करवाया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 23। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताता चलूं दोस्तों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यहां तक कि महात्मा गांधी को बापू भी 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को नंगा फकीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब जानते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, लंदन में, बम्बई में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताता चलूँ दोस्तों कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 के बीच में हुआ था, जिसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। साथ ही साथ ये भी जानते चले दोस्तों कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ था। और इसका तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 17 नवंबर 1932 को लंदन में हुआ था दोस्तों। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 25। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अब जानते हैं दोस्तों सरदार पटेल के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री, या यूं कहे तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को 75 साल की उम्र में हुआ था। सरदार पटेल का पहला आंदोलन जो था वो खेड़ा आंदोलन था, जिसमें 1918 में उन्होंने भाग लिया था। इसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण आंदोलन में और भाग लिया था, जिसका नाम बारदोली सत्याग्रह था, जो 1928 में शुरू किया गया था। सरदार पटेल जब किसानों को संबोधित कर रहे थे तो किसान इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और किसान उनसे प्रभावित होकर इन्हें सरदार की उपाधि दे दिया। तो दोस्तों उसी दिन से सरदार पटेल के नाम से जाने लगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है हिटलर, जिन्ना, चर्चिल, माउंटबेटन। तो आपको जैसा कि दोस्तों
मैंने पिछले क्वेश्चन में जब डिटेल्स में बता रहा था तो उसमें मैंने चर्चा किया था कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। तो आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको इसका आंसर याद हो गया होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि क्वेश्चन वो नहीं पूछा जाता जो हम लोग एक लाइन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन उससे भी बनता है जो उसके ऑप्शन में दिए हुए होते हैं, तो हमें उसे डिटेल्स में पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन है बर्नार्ड शॉ, लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जानने से पहले हम इसके ऑप्शंस पे जाते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है बर्नार्ड शॉ, जो आयरलैंड के रहने वाले थे। उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1925 में दिया गया था। इसके बाद आते हैं ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में और मृत्यु 14 मार्च 1883 ईस्वी को हुआ था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इनके पुस्तक का नाम दास कैपिटल था। अब आते हैं ऑप्शन बी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की कहानी इतनी विचित्र रही है दोस्तों कि उससे महात्मा गांधी प्रभावित हुए। लियो टॉलस्टॉय रसिया के रहने वाले थे। इनके पास काफ़ी धन दौलत था और साहित्य के ज्ञाता थे। जब इनको अपने मन में शांति नहीं मिलने लगा तो वो अपने सारे संपत्ति को त्याग कर गरीबों की सेवा में लग गए। इसी बात से वो महात्मा गांधी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लियो टॉलस्टॉय ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1859, 1869, 1879, 1889। तो आप लोग को जैसा कि मालूम होगा दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, क्योंकि शायद आप महात्मा गांधी के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। फिर भी दोस्तों मैं महात्मा गांधी के बारे में 4 लाइन बता देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जब 1893 ईस्वी में 24 साल के हुए तो वो वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहने के बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो भारत वापस आए और फिर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं? ऑप्शन ए रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव और लाला लाजपत राय। आपको सही आंसर बताना है दोस्तों कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। विभिन्न आंदोलनों के दौरान जब लाला लाजपत राय ने पंजाब के वासियों को एक साथ लेकर चला तो पंजाब के निवासी इन्हें पंजाब केसरी के नाम से पुकारने लगे। अब जानते हैं दोस्तों लाला लाजपत राय के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो इसके विरोध में भारतीय जनता ने काफ़ी आक्रामक होकर इसका एक साथ विरोध किया। उसी आंदोलन में 30 अक्टूबर 1928 को जब लाला लाजपत राय आंदोलन कर रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उन पर लाठियां बरसाई और काफ़ी लाठियां बरसने के बाद लाला लाजपत राय घायल हो गए और घायल अवस्था में जब इनका इलाज चल रहा था तो 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। अब जानते हैं दोस्तों गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका उपनाम नानक शाह, नानक देव जी और बाबा नानक था। इसके बाद बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की। तो गुरु गोविंद सिंह के बचपन का नाम गोविंद राय था। 1699 ईस्वी के बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं दोस्तों राजा रंजीत सिंह की, जिनका जन्म 13 नवंबर
1780 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 27 जून 1839 ईस्वी को हुआ था। इनका उपनाम शेर पंजाब और दूसरा उपनाम पंजाब के शेर था। सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह को जब बचपन में चेचक रोग हो गया तो उनकी बाएं आंख की रोशनी चली गई, जिन्हें एक ही आंख से दिखने लगा। उन्होंने अपनी पहली लड़ाई 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ शुरू किया था। जब राजा रंजीत सिंह 21 साल के हुए तो इन्हें पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है सुवर्णरेखा, सोन, गंडक और कोसी। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन सुवर्णरेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की कुछ सहायक नदियां इस प्रकार हैं: रामगंगा, कोसी, गंडक, यमुना, घाघरा और सोन नदी। ये जो हैं वो मुख्य नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन 31। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो आपको बताना है दोस्तों कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। चीन की सीमा से जुड़ी हुई भारत की अन्य राज्य इस प्रकार है: जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो हैं वो चीन के सीमा से जुड़े हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 25 वर्ष। तो आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड म्यू थे। और इसके बाद जब अगला जनगणना हुआ तो वो 1881 ईस्वी में हुआ, अर्थात 9 साल के बाद, जो क्रमागत नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो जनगणना हुआ था वो 9 साल में हुआ था। उसके बाद 1881 के बाद जितने भी जनगणना हुए वो क्रमवत 10-10 साल के अंतराल पे होते चले गए। 2011 तक जो जनगणना हुई थी इसकी संख्या 15 है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1872 से 2011 के बीच 15 बार जनगणना भारत में की गई है। 2021 में भी भारतीय जनगणना किया जाना था, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऑप्शन है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। इसी प्रकार दोस्तों अगर पूछा जाए कि सिम्पलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में। और अगर पूछा जाए कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है, तो दोस्तों इसका भी सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात और डेयरी विकास। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको बताता चलूं दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डेयरी विकास। तो आपको बताता चलूं दोस्तों कि जो अन्य ऑपरेशन चलाए गए थे भारत में, जिसमें से पहला ऑपरेशन है पोलो, जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था उसके दौरान राहत कार्य के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन गंगा। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान संघर्ष के दौरान सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन गंगा जो है दोस्तों
वो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, तो यूक्रेन में जो बच्चे भारतीय फंसे हुए थे उसे वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों आगे। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो है वो दोमट मिट्टी है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि धान की खेती के लिए जो उत्तम औसतन तापमान जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए दोस्तों। और आपको बताता चलूँ दोस्तों कि काली मिट्टी में गेहूँ, ज्वार, तंबाकू, कपास और गन्ना की खेती की जाती है। वहीं साथ ही साथ लाल मिट्टी में बाजरा और मोटे अनाज की खेती होती है दोस्तों। तो फिर बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 36। कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है कि भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भोपाल। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों भेल, BHEL। तो भेल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हम जानते हैं दोस्तों नागपुर को भारत की बाघ राजधानी कहा जाता है और नागपुर जो है वो भारत के बीचों बीच अर्थात देश के केंद्र में स्थित है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 39। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होता है? ऑप्शन है 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई और 21 सितंबर। तो आपको बताना है सही आंसर इसका दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 जुलाई। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब 1931 ईस्वी में तिरंगा झंडा को बनाया गया था तो उसमें केसरिया रंग नहीं था। तो 22 जुलाई 1947 को जो झंडा भारतीय तिरंगा के रूप में अपनाया गया उसमें लाल रंग के जगह पे केसरिया रंग को जोड़ा गया। और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है कि तिरंगा को भारतीय संविधान में कब अपनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर। भारत के राज्य चीनी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि उपनिषद की संख्या 108 है, उसमें से एक मुंडक उपनिषद जो है उसी से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। आप फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर आप मुझसे यूट्यूब पे ऐसे ही पढ़ते रहे तो आपको कलम कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको क्लास में ही सब कुछ याद करा दिया जाएगा दोस्तों अगर आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लेते हैं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, आपको सारा बेसिक नॉलेज भी इससे प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो 1-2 बार जरूर देखिएगा वीडियो दोस्तों। धन्यवाद।